हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स की घात में n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में m प्लस एन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स की घात में m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में m प्लस एन डी एक्स। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सर ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे फर्क है। ठीक है, आप सभी गौर से देखिए कि यहाँ पे क्या फर्क नजर आ रहा है। भाई देखो, अपॉन में जो लिखा है वो तो सेम है सर। ठीक है, 1 प्लस एक्स की घात में m प्लस एन, वन प्लस एक्स की घात में m प्लस एन। ऊपर में देखो x की घात में n माइनस वन, यहाँ पे क्या लिखा है x की घात में m माइनस वन, और दोनों में ही इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है। ठीक है, तो बीटा एम एन के बराबर ये भी होता है और बीटा एम एन के बराबर ये भी होता है। ठीक है, और यूं कहिए कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है ना भाई। तो ये चीज अपने को सिद्ध करना है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे चल करके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है, सवालों को जब हम बनाएंगे तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास बात, इसके पहले के वीडियोस में हमने बीटा फंक्शन की अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप शुरू से शुरुआत करते हुए सारे वीडियोस देखते जाइए। आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़े हैं, तो आप यदि उन टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक भी लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। सभी टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रीमान इंटीग्रेशन, इसके पहले वाला जो यूनिट है रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं, आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियोस लाइन से दिए हुए हैं, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। आपको सारे के सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी इस चैनल से आपको बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, इसके पहले की प्रॉपर्टीज पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स की घात n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की घात m प्लस एन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स की घात m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में m प्लस एन डी एक्स। तो ये अपने को प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। बहुत सरल भाषा में इसको लिखा गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा समझाते समय, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं ज्यादा इसमें थ्योरी वाला काम तो है नहीं, सारे के सारे इसमें मैथमेटिकल कार्य हुए हैं और वो आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार हमें क्या ज्ञात है। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, है ना भाई, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की घात m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है इसी को बीटा फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की परिभाषा के अनुसार हमें ये ज्ञात है और उसके बाद हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टी, एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टी हम यहाँ पे मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं दोस्तों, अभी आपको कारण पता चल जाएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कुछ मानते हैं फिर उसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों डिफरेंशियल किया तो x का यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे 1 अपॉन एक्स पे क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्या होगा, माइनस वन अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, दोनों और अवकल करेंगे तो अपन ये मिलेगा अपने को। ठीक है, तो मतलब 1 अपॉन 1 प्लस टी का होगा माइनस वन अपॉन
वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और फिर साथ में कौन आएगा, डी टी आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि भाई वन बाई एक्स का अवकलन करते हैं तो किस तरीके से होता है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के घात में -1, तो -1 सामने आएगा, एक्स के घात में -1 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो उसी तरीके से 1/1 प्लस टी का -1/1 प्लस टी होल स्क्वायर फिर डी टी। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात, ये जो समाकलन है दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट इंटीग्रेशन है, अर्थात लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। तो ऐसी स्थिति में है ना भाई, लिमिट वाले इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हम लोग प्रतिस्थापित करने का कार्य करते हैं, यानी कि रिप्लेस करते हैं जब, तो ऐसी स्थिति में हमको ये जो लिमिट्स है वो x के लिए है, अर्थात पुरानी लिमिट है। हमको अब t की लिमिट लिखनी पड़ेगी, नई लिमिटें लिखनी पड़ेगी। तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ, x की पुरानी लिमिट को आप बारी बारी से यहाँ रखेंगे और t के लिए लिमिट्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए, x की जो लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो 0 रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे t बराबर आपको अनंत मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, x का जो मान अब जब 0 रखोगे, है ना भाई, ये रफ कार्य आप देख लो, x का मान 0 रखो तो 0 बराबर 1/1 प्लस टी, 1 प्लस टी उधर जाएगा और 0 को नीचे ला लो कुछ इस तरह से ऐसा, और 1/0 यानी अनंत, तो 1 प्लस टी बराबर अनंत, तो t का मान अनंत -1 यानी कि अनंत, अनंत में से एक घटाओगे तब भी आपको अनंत मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ। तो x का मान 0 रखने से t का मान कितना मिल रहा है, अनंत, और जब x का मान जब आप 1 रखोगे, ठीक है, x का मान जब आप 1 रखोगे तो t का मान 0 मिलेगा। कैसे, अब यहाँ पे x की जगह आप 1 रखो तो 1 प्लस टी बराबर 1 होगा, 1 1 दोनों ओर से कट जाएगा, है ना भैया, 1 उधर पक्षांतर होकर 1 - 1 हो जाएगा, तो t बराबर 0। तो इस तरीके से लिमिट्स, नई लिमिट है, यानी कि न्यू लिमिट्स फॉर किसके लिए, अब नया वेरिएबल हमारा कब कौन है, t है, तो t के लिए लिमिट लिखेंगे। तो x का मान 0 रखने से t का मान अनंत मिला, तो ये देखो ये अनंत हो गया, और x का मान 1 रखने से t का मान 0 मिला, तो 1 के जगह पे मैंने 0 लिखा है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक, इज इट क्लियर, ओके। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे से x जो है वो 0 की ओर प्रवृत्त होगा, 0 की ओर टेंड करेगा, वैसे वैसे t जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो या फिर अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 होगी तब t की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी ये अभी अपन ने निकाल के देख लिया है। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए कि इस पूरे इंटीग्रल को किस तरीके से लिखा जा रहा है, इसका रूप देखो किस तरह से बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ये लिमिट किस तरह से बदल गई वो तो आपको पता चल गया कि भाई जब x बराबर 0 तब t बराबर हमको क्या मिला, अनंत मिला। तो यहाँ पे मैंने अनंत लिखा, और जब x बराबर 1 लिया हमने तो उसके संगत t का मान अपने को 0 मिला, तो 1 के स्थान पर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0, क्योंकि पुरानी लिमिटें x के लिए हैं और जो नई लिमिटें होंगी वो t के लिए होंगी। तो t की लिमिट्स हमने लिख दिया है ना भाई, अनंत से 0, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये x है और x को हमने क्या माना है, 1/1 प्लस टी, तो x के स्थान पर मैं रखूंगा 1/1 प्लस टी, और जो घात है वो घात लग जाएगी, m-1 घात है, x में लगा था इसलिए वो 1/1 प्लस टी में वो घात लग जाएगा। 1 की घात में m-1 मतलब तो 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 को 1 लिखा है वहां पे। ठीक है, क्योंकि उसकी घात में m-1 मतलब वो 1 ही होगा, तो ये घात 1 प्लस टी में मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1/1 प्लस टी में घात लग गया m-1। साथ में आप देखेंगे फिर ब्रैकेट में देखो कौन है, 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस, और x के स्थान पर मैंने जो माना हुआ है उसको मैंने फिर से रख दिया 1/1 प्लस टी, और घात में n-1 है तो मैंने n-1 रख दिया। फिर कौन है, dx, तो dx के स्थान पर इतना रखेंगे। ठीक है, इसको अवकल करने पर ये लाया गया था। ठीक, तो ये इतना रख दिया मैंने, कितना, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली चीज है ना, तो ब्रैकेट में लिखना ज्यादा ठीक रहता है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से उसको मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब अगली लाइन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस टी इधर जाएगा, तो 1 प्लस टी माइनस 1। ठीक है, तो 1 प्लस टी माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस टी माइनस 1 मतलब 1 1 कटेगा, टी बचेगा,
तो ये t ऊपर बचेगा और घात में n-1, तो t की घात में n-1। और नीचे देखो ये इधर जाकर के फिर नीचे जब लिखाएगा 1 + t, तो 1 + t जब नीचे लिखाएगा तो घात में कितना है n-1, तो 1 + t की घात में n-1। और ऊपर में जब ये 1 1 कट के जब ऊपर में t बचेगा तो t की घात में n-1। तो मैंने इस n-1 घात को अलग अलग लिख दिया है, अर्थात ऊपर जो t बचेगा उसकी घात में n-1 और नीचे में जो 1 + t रहेगा उसकी घात में n-1। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया है, ये अपनी जगह पे है। और ये माइनस को मैंने सबसे बाहर निकाल दिया, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बाहर निकल गया, तो भैया नीचे में जो है वो है 1 + t का स्क्वायर, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, ऊपर में तो 1 इंटू इतना इंटू 1 करोगे तो आपके पास कुल मिलाकर क्या बचेगा, आपके पास t की घात में n-1 आपको मिलेगा, ठीक है। तो t की घात n-1 तो ऊपर है ही है। नीचे देखो 1 + t यहाँ भी है, 1 + t यहाँ भी है, 1 + t यहाँ भी है। तो ऐसी स्थिति में घातें जो है इनकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो चलिए इनकी घातों को जोड़ते हैं। ये देखो ध्यान से देखिएगा, रफ कार्य मैं आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो रफ कार्य, ये 1 + t हुआ, ठीक। कितना घात है देखो m-1, फिर कितना घात है n-1, फिर कितना घात है 2। तो आप देखेंगे कि -1 और -1 -2 + 2 खत्म हो जाएगा, तो कौन बचेगा, m और n। तो m + n बचेगा, अर्थात 1 + t की घात में m + n। और ये देखो वही लिखा है, देखो यहाँ पे 1 + t की घात में m + n लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर में कौन है, t की घात में n-1 dt, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछेगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक स्टेप को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब चलिए दोस्तों एक और बात, अब ये पूरा का पूरा चीज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है। अब इस t को हम लोग x से रिप्लेस करें, मतलब जहां जहां पे t दिखाई दे रहा है वहां वहां पे अपन x रख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो दोस्तों ये जो है निश्चित समाकल का एक प्रगुण है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। कि भाई ये देखो बाजू में हमने लिखा भी हुआ है कि अगर देखो समाकलन की सीमाएं अगर वही रहें, अर्थात जैसे यहाँ पे a से b है तो यहाँ पे भी a से b, मतलब समाकलन की सीमाओं में हम लोग फेरबदल नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर में जो जिस वेरिएबल के रूप में वो समाकलन लिखा हुआ है, जैसे t के रूप में लिखा हुआ है, तो आप उसको दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जैसे यहाँ पे ft लिखा है ना, तो वहां पे आप इज इक्वल्स टू करके इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेंगी, ठीक है ना भाई। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे t के रूप में लिखा है तो आप उसको x के रूप में लिख सकते हैं, u के रूप में लिख सकते हैं, v के रूप में, कोई भी दूसरा वेरिएबल आप ले लो, लिख सकते हैं। समाकलन की सीमाएं अगर वही रहे तो, मतलब इनको नहीं बदलना है, हमको सीमाओं को नहीं बदलना है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे t के रूप में लिखा है ना भाई, t हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको x के रूप में लिखना चाह रहे हैं हम। और ध्यान रखो ये आप लिख सकते हो बिल्कुल, परंतु इसमें आपको फेरबदल नहीं करना है, 0 से इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया x से, है ना भाई। इस ये वाले प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए, निश्चित समाकल का प्रगुण आपने पढ़ा होगा, पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना आ गया और ये तो सिद्ध हो गया, देखो यही तो है, देखो आप बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी x की घात n-1 अपॉन 1 + x की घात में m + n dx, यही तो सिद्ध करना था दोस्तों, और ये सिद्ध हो गया। देखो आप कहोगे सर ये वाला तो सिद्ध हो गया, ये कैसे सिद्ध होगा, तो देखो दोस्तों, बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी, अर्थात सममितता का गुणधर्म, ठीक है। तो सममितता का गुणधर्म क्या कहता है कि बीटा mn और बीटा nm दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अगर आप m और n के रोल्स को अदला बदली कर दोगे, m के जगह n और n के जगह m, है ना भाई, m के जगह n और n के जगह m अगर आप चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, सिमेट्री की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अच्छा ये चीज अपन प्रूफ किए हुए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप लोग देखिएगा, ये चीज अपन प्रूफ किए हुए हैं, ठीक है। पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक पर सारे वीडियोस दिए, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम पिछले प्रॉपर्टी में, सिमेट्री की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा nm। अब ध्यान से देखो, अभी आपने प्रूफ किया कि बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी x की घात n-1 अपॉन 1 + x की घात में m + n, अर्थात n है तो n है,
n है तो n है, मतलब बाद में जो लिखा है वो यहाँ पे दिख रहा है, n है तो n। अगर मैं बीटा एम एन को इस तरह से लिख सकता हूँ, बीटा एम एन को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो आप खुद बताओ बीटा एन एम को किस तरह से लिखना चाहिए मुझे। तो आप बोलोगे सर अब इस जैसे इधर एन नजर आ रहा था, अब एन के स्थान पर आपको एम नजर आ रहा है, अल्टा पल्टी हो गया, एन इधर और एन इधर हो गया। तो एन नजर आता था तो एन माइनस वन दिखता था, अब एम दिख रहा है तो क्या दिखना चाहिए आपको, एम माइनस वन दिखना चाहिए, ठीक है। और नीचे में तो एम प्लस एन है ही सर, एम एन को अदला बदली कर दोगे तो एम प्लस एन, अदला बदली करोगे तो एन प्लस एम, तो एम प्लस एन और एन प्लस एन तो बराबर होते हैं, इसलिए नीचे में आपको जस का तस दिख रहा है, ठीक है। परंतु ऊपर में देखो, है ना भाई, अगर मैं बीटा एम एन को इस तरह से लिख सकता हूँ तो बीटा एन एम को मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, और ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, या यूं कहिए कि सर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इसका बराबर ये है क्योंकि जिस तरह से बीटा एम एन को इस तरीके से अभी लाया गया है, उस हिसाब से बीटा एन एम इस तरीके से होना चाहिए, और ये दोनों बराबर है, और इसके बराबर आपने ये लिखा है, अर्थात इसका बराबर वो हो जाएगा, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देख लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, ये आपने सिद्ध किया, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, हमने आपको ये बताया कि देखो जिस तरह से बीटा एम एन को इस तरह से लाया गया है, यहाँ पे देखो एन एन, तो अगर मुझे बीटा एन एम लिखना हो, अब एन के स्थान पर एम दिख रहा है क्योंकि हमने दोनों को अल्टा पल्टी कर दिया है, तो अब एम दिख रहा है, तो ये जो लाया गया उसमें आपको क्या दिखना चाहिए, एक्स की घात में एन माइनस वन नहीं बल्कि एम माइनस वन दिखना चाहिए, और नीचे तो सेम है, क्योंकि नीचे एम और एन को आप अदला बदली करोगे तो m प्लस एन वो क्या हो जाएगा बदल करके n प्लस एन, तो मतलब एक ही है, m प्लस एन और n प्लस एन तो बराबर होते हैं, तो इस तरीके से। तो उसके बाद इतना इक्वल इतना हुआ और इतने को हमने इस तरीके से लिखा, इसका मतलब इतना इक्वल वो, तो इतना इक्वल वो को फिर अपन नीचे लिखे हैं, ठीक है, देख लो आप। इसका मतलब बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी है और बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी है, ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, जो जब चाह जिस तरीके से हमको आगे सवालों को जब हम बनाएंगे, तो जिस तरीके से हम लोग को वहां पे आवश्यकता लगेगी उस हिसाब से हम ये फॉर्मूला का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी हुआ, बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी हुआ, इसलिए हम तीनों को एक साथ लिख रहे हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी इज इक्वल टू ये भी, ये भी इज इक्वल टू ये भी, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो बीटा एम एन बराबर ये भी होता है, बीटा एम एन बराबर वो भी होता है, और ये दोनों भी आपस में बराबर ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता आपको, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा हो तो जरूर जरूर पूछिएगा दोस्तों। अच्छा, एक और खास बात दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ गया सर, ऊपर में तो माइनस नहीं दिख रहा है हमको। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट आप देख रहे हैं अनंत से जीरो, और वहां पर देखो ये लिमिट क्या हो गई है, जीरो से अनंत। तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जब भी हम समाकलन की सीमाओं को, ठीक है, बदलते हैं, अर्थात नीचे वाली सीमा ऊपर और ऊपर वाली सीमा नीचे, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब आपस में अदला बदली करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामने क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले से माइनस लगा हुआ है और हमने इसको चेंज किया, अनंत ऊपर और जीरो नीचे हो गया, तो ऐसे बदलने से क्या होता है, सामने माइनस आ जाता है। तो सामने माइनस आया और पहले से वहां माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए आपको वहां पे माइनस नहीं लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस दिख रहा है और वहां माइनस हट चुका है, तो क्यों हटा है, तो उसका कारण क्या है कि जब हम समाकलन की सीमाओं को बदलते हैं, अर्थात लोअर लिमिट ऊपर और अपर लिमिट नीचे, इस तरीके से जब हम करते हैं तो सामने माइनस आ जाता है, और माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो इस तरीके से ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके पहले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, यूनिट 1 से शुरू करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस, सीरीज, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, और उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारे वीडियोस दिखेंगे, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इन सारे वीडियोस से दोस्तों।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अनेक प्रॉपर्टीज के साथ। बीटा फंक्शन की अभी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।